Hello students, welcome back to this platform, The Quest Maths for All by तूर सर. This is Dr. RPS तूर. और हम लोगों ने, जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स जो PSCB और CBSE बोर्ड के जो हमारे सैम्पल पेपर्स हैं, प्री बोर्ड के पेपर्स हैं, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. मैंने आपको उनका सोल्यूशन दिया है प्रीवियस वीडियोस में और होप कि आप उनको बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक. इस वीडियो में हम लोग एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में मैं आपके MCQs जो हैं उसका सोल्यूशन देने वाला हूं एंड दैट इज फ्रॉम होल सिलेबस. ओके, जैसे कि CBSE बोर्ड को MCQs आते हैं 20 मार्क्स के और पंजाब बोर्ड और अदर बोर्ड्स जो हैं उनको आते हैं 32 मार्क्स के. तो एक ही वीडियो में आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपके ये MCQs के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आपको डेफिनेटली तैयार होने वाले हैं. सो बी रेडी, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. और फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में है. और वैसे भी मैंने कई बार जब आपको इसके MCQs करवाए हैं या क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको सैम्पल पेपर मैंने कई बार आपको कहा है कि 1.2 और 1.1 यानी कि इनके जो आपको एक नंबर के जो क्वेश्चंस गिवन है वो आप सारे कर लीजिए. तो इसके साथ के भी सिबलिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आप जरूर कर लीजिए. डेफिनेटली दिस क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन. तो यहाँ फंक्शन इज गिवन टू यू, जैसे कि आपको स्टेटमेंट दिख ही रही है मेरे बोर्ड के ऊपर. तो वहाँ फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. डोमेन एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो वो कह रहा है आप इसको चेक करिए कि इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है. ओनली 1 1, ओनली ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू और नन ऑफ दिस. या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये इंजेक्टिविटी है या सरजेक्टिविटी है, यानी कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है, वो आपको यहाँ बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी आप दो एलिमेंट्स ले लीजिए. जैसे मैं यहाँ क्योंकि रियल नंबर है तो 1 और -1 में ले रहा हूं इसमें एलिमेंट्स. सो f1 इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1. f -1 इज -1 स्क्वायर इज अगेन 1. तो अगर इसको मोटा मोटा अगर देखें हम लोग फिगर से, तो दिस इज सेट ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन. ठीक है, यहां फंक्शन डिफाइंड है. ये हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हुए लेकिन इनकी इमेज जो है वो सेम आ रही है. ठीक है, तो ये 1 1 नहीं हुआ. दिस फंक्शन इज नॉट 1 1. तो यहां से वैसे चेक हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से आप चेक करके आंसर दे सकते हैं. इसका इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. बट आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन हियर. यू टेक टू एलिमेंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू आवर डोमेन सेट. ओके, तो fx1 लेते हैं, fx2, दिस इज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर. ठीक है, बट जब हम लोग इनका स्क्वायर लेंगे तो वो तो बराबर आ रहा है, बट दीज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल. वो यहां से पता लग रहा है. कोई भी आप ले लीजिए एलिमेंट्स, अगर उस चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेंगे तो डेफिनेटली फिर सेम एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाएगी, तब भी 1 1 नहीं होएगा. तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस आनी चाहिए. ठीक है ना, सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होना चाहिए ये. तो डिफरेंट के लिए सेम आ रही है तो 1 1 नहीं है. ठीक है, अब ऑन टू चलते हैं. ऑन टू में हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू y अंडर द रूट प्लस माइनस. अब यहां जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो भी रियल हैं और x वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी रियल हैं. ठीक है, अब सपोज करके देखो कि y क्योंकि रियल है तो यहां अगर मैं y -3 ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा x प्लस माइनस -3. तो -3 का मतलब क्या हुआ, 3 अंडर रूट आयोटा. तो आयोटा क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं आता, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया. इसका मतलब कि अगर हम लोग y के कोई एलिमेंट ले रहे हैं जो वो रियल हैं, रियल क्योंकि पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जीरो भी हैं, रैशनल भी हैं, इररेशनल, दोज ऑल एलिमेंट्स आर रियल. ठीक है, तो x जो आता है वो कॉम्प्लेक्स आता है, बट एक्चुअली x बिलोंग्स टू दिस डोमेन सेट एंड दैट शुड बी अ रियल नंबर. ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या पता लगा कि इट इज नॉट ऑन टू. तो ये ऑन टू भी नहीं है. ठीक है, ये तो था जब हमारे पास इवन है.
अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑड नंबर आ जाता है एक्स क्यूब, तो यहां अब आप चेक करके देख सकते हैं, दो एलिमेंट्स यहां ले लो, इनकी अब इमेज चेक करो, ऑड है ना, ये ऑड एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग। अब अगर हम इसकी इमेज चेक करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, तो अब देखो डिफरेंट इमेजेस आती हैं इनकी, ठीक है। 1 पे चेक करेंगे तो 1 आ गया, -1 पे चेक करेंगे तो -1 आ गया, तो डिफरेंट इमेजेस आ रही है। 1 1 है, दिस इज 1 1, ठीक है, तो ये 1 1 है। अब अगर ऑन टू के बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो x इज y पावर 1/3। अब हम यहां पर y की जो भी वैल्यू भरेंगे वो भी रियल नंबर ही आएगा, तो अब ये ऑन टू भी है, तो ऑड फंक्शन जो है वो ऑन टू है, ठीक है। बट इवन फंक्शन ना 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। बोलो समझ आ गया, ठीक है। इवन फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ऑड फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू है, तो ये बातें ध्यान रखना। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ आवर एमसीक्यू सीरीज। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए आप। फंक्शन इज डिफाइंड टू यू एज एफ एक्स इज के एक्स स्क्वायर एंड 3, ठीक है, when x is less than or equal to 2 and x is greater than 2। अब ये continuous given है आपको, तो वो कह रहा है find the value of k। तो यहाँ चार वैल्यू जो given है आपको 2/3, 4/3, 3/2 and 3/4, राइट। इनमें से चेक करना है हमने। तो कंटिन्यूटी की क्या होती है फिर, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 2। तो 2 पे आप फंक्शनल वैल्यू पे चेक कर लो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकालेंगे बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां आ जाएगा 4x, ग्रेटर देन के लिए वैल्यू 3 है और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 2 यहां भरेंगे तो ये आ जाएगी 4k, ठीक। ये मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 2 पुट कर दिया तो ये आएगा 4k, राइट। बस फटाफट से यहां k की वैल्यू ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ k इज 3/4, राइट। So our right answer is 3/4 and it is in dth part. तो D is the right answer. अभी तक भी जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि फायदा रहने वाला है। ये वाला वन शॉट वीडियो करने पे आपके मार्क्स पक्के होने वाले हैं पूरे। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको। और जिन बच्चों को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, जहां तक इसकी अप्रोच अभी तक नहीं जा रही है, फटाफट से उन बच्चों को आप शेयर कर दो ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये वैल्यू आपको पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ -हाफ, साइन इनवर्स ऑफ +हाफ। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, 0, π/6, π/2, π/3, ठीक है। तो साइन 1/2 कब होता है, जब 30 हो, है ना, तो इसका मतलब है π/6 आएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसके साथ के जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूं ताकि इसके साथ के जो सिबलिंग क्वेश्चंस है वो आपके तैयार हो जाएं, ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट बन सकता है साइन इनवर्स ऑफ 0। दिस इज साइन इनवर्स 0, तो साइन 0 0 ही होता है, ठीक है। और ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आपका बन सकता है साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन π/2 होता है, ठीक है। साइन π/2 इज 1, तो इनवर्स जो होगा फिर वो उसका जो है उल्टा हो जाएगा। तो साइन π/2 इज 1, तो साइन इनवर्स 1 इज π/2। सिक्स्थ इज योर साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 होता है 30, ठीक। तो यहां आ जाएगा -π/6। सेवंथ में आ जाएगा कॉस का ले लेते हैं, कॉस इनवर्स 1, कॉस 0 1 होता है, तो cos इनवर्स 1 इज 0 हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन आएगा आपके पास cos इनवर्स 0, तो cos π/2 होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो cos इनवर्स 0 π/2 हो जाएगा। इसका और हम लोग देख सकते हैं साइन का जो है 9th क्वेश्चन इसमें बन सकता है cos इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। cos 1/2 होता है वो 60 पे होता है, तो यहां π/3 बनेगा 10। साइन इनवर्स ऑफ 3 √/2,
तो साइन 60 पे 300/2 होता है, तो ये भी π/3 आएगा इसका भी। 10 क्वेश्चन ये हो गए हैं। 11वां ले लेते हैं हम लोग, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट 0 किस पे होएगा? ठीक है, साइन 0 पे होएगा ना, तो बस फिर टेंजेंट इनवर्स 0 0 ही रहेगा फिर। 12, टेंजेंट का और क्या हो सकता है? टेंजेंट इनवर्स 1, दिस इज π/4। 13, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, दिस इज π/2। तो π/2 पे टेंजेंट जो है वो इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको 13 क्वेश्चंस जो हैं इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज, इनको आपने वैसे भी याद रखना है और आपके एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब लोग हम। 13 मैंने बता दिए, इसके साथ के और भी बनते हैं, जैसे कोसिक, इनका सबका उल्टा कर दो तो कोसिकेट बन जाएगा ना, जो हम लोग पहले भी करते रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में, तो वहां से आपको और भी मिल सकते हैं। पर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो मैंने आपको यहां बता दिए। दिस इज इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज π/2। तो ये 13 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज इन योर स्क्रीन, टेंजेंट एक्स को वो पूछ रहा है, फाइंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन 0 to infinity। तो ये बताइए ये किस में हो सकता है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। हेयर यू हैव गिवन fx इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। सो डेरिवेटिव कर लीजिए ना, फिर इसका हो जाएगा डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स हमेशा ग्रेटर देन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या बनेगा? fx जो है वो इंक्रीजिंग है। सो अवर राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 इसके साथ का सिबलिंग क्वेश्चन वो ये हो सकता है, fx इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। तो अब कॉट का बताइए क्या होएगा? डेरिवेटिव करेंगे, इट विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल x। तो फिर ये क्या हुआ? दिस इज द डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये थे आपके 14th और 15th। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 में वो कह रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 3। देखिए आपके पास दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो हम लोग ऑलरेडी अपने चैप्टर में, जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड एक्सरसाइज करी थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पी और क्यू जो है वो एक्स के फंक्शन है, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा वो पी डी एक्स होगा। और दूसरी तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, और यहां P1 और Q1 जो है वो y के फंक्शन है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा दैट इज P1 इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहां हमारी ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही वो पूछ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में उसने आपको चॉइसेस दी हुई हैं, तो यहां अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, द वैल्यू ऑफ P इज 1 एंड वैल्यू ऑफ Q इज 3, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर P डी एक्स। ठीक है, तो 1dx इंटीग्रेटिंग करेंगे तो e पावर x आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ex आ गया। तो यहां जो राइट चॉइस होएगी दैट विल बी आवर सी पार्ट। और 17 क्वेश्चन में अब वो इसका डिफरेंशियल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, dx ओवर dy प्लस x इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, x होना चाहिए ना साथ में, और इज इक्वल टू 3। तो अब वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। हेयर P1 इज 1, Q1 इज 3, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर P1 dy, e पावर 1 dy, सो हेयर यू हैव e पावर y।
सो अवर राइट चॉइस, यहाँ उसने वैसे चॉइसेस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप वैसे ही इसके साथ का क्वेश्चन इसको मानिए, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e पावर y. सो दिस इज योर 17th क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 18th. क्वेश्चन नंबर 18 इज 3 अंडर रूट a डॉट b डॉट प्रोडक्ट of two vectors is equal to modulus of the cross product of the same two vectors. तो वो कह रहा है इसके बीच में एंगल जो होगा a और b के बीच में एंगल पता करिए. तो ऐसे तो कितने क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सैंपल पेपर 1, 2 में भी हम लोगों ने किया है. 4 चॉइसेस हैं, π/2, π/6, π/4 और π/3. तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो चेक करते हैं हम लोग. 3 अंडर रूट a डॉट b का मतलब होएगा a मॉडुलस b मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा, और यहां मतलब होएगा a मॉडुलस b मॉडुलस साइन ऑफ थीटा. और जो n यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, उसका जो हम लोग मॉडुलस लेंगे तो n यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जो होएगा दैट इज 1. यूनिट वेक्टर है ना, तो ये सब कट गया यहां से दोनों साइड से. ठीक है, टेंजेंट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दिस इज टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा इज 3 अंडर रूट. 3 अंडर रूट कब होता है? जब π/6 होता है. तो π/3 इसका आंसर आएगा. टेंजेंट π/3 और थीटा आएगा π/3. सो अवर राइट आंसर इज डी. ओके, तो यहां चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहां तो उसने वैसे 3 अंडर रूट लिया हुआ था ना इस क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन 19 में जो वो कह रहा है, इसमें अलग से स्टेटमेंट है कि अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस के बराबर आ जाए तब एंगल कितना होएगा. जब सेम हो ना, तो यहां क्या आएगा फिर कॉस थीटा, और यहां क्या आएगा साइन थीटा. तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो यहां आ जाएगा टेंजेंट थीटा और यहां आएगा कॉस थीटा. तो टेंजेंट थीटा 1 कब होता है? टेंजेंट कब 1 होता है? जब π/4 होता है. ठीक है, तो यहां थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास फिर? टेंजेंट ऑफ π/4. सो थीटा इज π/4. ठीक, सो दिस इज योर 19th क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. इसी के साथ का सिबलिंग क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है. पहले देखो 3 अंडर रूट यहां मल्टीप्लाई था, अब अलग से दोनों के साथ में 1 मल्टीप्लाई है. क्वेश्चन 20th में चलते हैं. उसने ऐसा दे दिया कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b. ठीक है, इसका मतलब क्या है? कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी. मॉडुलस ऑफ a एंड b, दिस इज 3 साइन ऑफ थीटा. तो साइन ओवर कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टेंजेंट थीटा. दिस इज इक्वल टू 1/3. टेंजेंट 1/3, यहां 3 अंडर रूट है. सो दिस इज नॉट 3, ओनली 3 अंडर रूट. सो 1/3 अंडर रूट. टेंजेंट 1/3 अंडर रूट कब होता है? जब π/6 हो, यानी कि 30 हो. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/6. सो साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस हैं, सेम मिलते हुए क्वेश्चंस हैं. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस. अलग अलग टाइप में ये हो सकते हैं. ठीक है, सो यहां 20th क्वेश्चन था. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 21st क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन में स्टेटमेंट है आपकी, अगर ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 3/2, then find out the value of A intersection B. This is equal to probability of A multiplied with probability of B. तो A और B की probability को आपस में जो given है वो multiply कर दो आप, तो यहां आ जाएगा 3/16. तो our C is the right answer. यहां मैं 2 नोट आपको दे रहा हूं सीधा स्क्रीन. First note is, that is important, you can say the formula. If event A and B are mutually exclusive event, then A intersection B is equal to empty set, and second is probability of A intersection B is 0. यानी कि empty set जो होता है उसकी probability 0 होएगी, यानी कि वो event कभी नहीं होता, तभी तो empty है ना. ठीक है, second note जो है, again check the screen. ध्यान दीजिए, इफ इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज their multiplication. This is the first formula I had already given you. Second is probability of A when B has occurred is equal to probability of A.
and probability of B when A has already occurred is equal to probability of B. तो ये फार्मूले भी आप याद रखिए। अब चलते हैं 21st मैंने करवाया, 22nd क्वेश्चन देखिए। अब 22nd क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि if A dash is equal to A then A is called symmetric matrix। ठीक है, ये डेफिनेशन भी है हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन इसके साथ का और हम लोग कर देते हैं, क्वेश्चन 23rd कि अगर A डैश माइनस हो तो हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी हमारा एक तरह का MCQ ही बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 24th। क्वेश्चन 24th में डिटर्मिनेंट is given to you as equal to 6, then find the value of x. This determinant 5 6 x 0, this is equal to 6, then x is determinant निकाल लीजिए, 5 into 0 0, 6x is 6 implies x is equal to 1। ठीक है, ये -6 आएगा। ओके ओके, तो यहाँ 5 into 0 x इंटू 6 माइनस आएगा ना। यहाँ जो हम लोग यहाँ से इधर चलते हैं तो हम लोग माइनस लगाते हैं ना, फिर इधर आ जाएगा 0। तो 0 - 6 ऐसे 6, x इज इक्वल टू -1। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 25th क्वेश्चन में कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेज टू fx, लिमिट x अप्रोचेज टू c, fx minus fc divided by x minus c is equal to f dash c प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो एक तरह का ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू सी, देन दैट फार्मूला इज लिमिट x अप्रोचेज टू सी fx minus fc over x minus c। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू सी। 25th क्वेश्चन हुआ। 26th में चलते हैं। 26 में भी फार्मूला है हमारे पास 1 over a square minus x square। तो ये तो सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले ही आ गए, ये भी तो ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो 1 over a square minus x square dx is equal to sin inverse of x by a plus c। 27th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x square minus a square under the root is equal to log of x plus x square minus a square plus c। तो देखिए भाई, सिर्फ ये 25th 26th 27th क्वेश्चन ही नहीं आपने करना, इसके साथ के जो भी सिबलिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसमें था मैंने आपको बताया 1 over a square minus x square into dx इंटीग्रेशन जो है, तो वो है साइन इनवर्स ऑफ x by a plus c। तो कॉस इनवर्स वाला भी चेक कर लो, फिर टेंजेंट इनवर्स वाला भी कर लो। मतलब कहने का क्या है कि पूरे मैथमेटिक्स में, चाहे वो प्रोबेबिलिटी क्यों ना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, चाहे आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे लीनियर इक्वेशन है, इसमें जो भी फार्मूले होते हैं ना, वो फार्मूले अपने आप में ही एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो वो फार्मूला तो वो पूछ ही सकता है कि ये है कि नहीं, क्योंकि एक तो वो एमसीक्यू में एक तो राइट चॉइस डालेगा, बाकी 3 चॉइसेस जो हैं वो गलत डालेगा, तो अपने आप ही एमसीक्यू बन गया। तो फार्मूले तो याद कर ही लो, मेरा कहने का मतलब है, मतलब जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो तो है ही है, उसके साथ के सिबलिंग फार्मूले भी याद कर लो। तो इसके ये जो फार्मूले हैं सिर्फ 3 ही नहीं है ना, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी तो है ना, तो वो 12 फार्मूले हो गए, 3 थोड़ी हो गए फिर, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग डिग्री और ऑर्डर की ओर। 28th क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन में वो कह रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ dy बाय dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये तो भाई पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, ये है हमारे पास dy बाय dx होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ dy बाय dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहां तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनती ना, साइन के अंदर वेरिएबल होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो ऑर्डर तो डिफाइंड है, ऑर्डर तो इसका 1 है, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड करने के लिए आपके पास इसको पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो ये नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग 27th मैंने 28th बता दिया है, 29th पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल जिसने होना ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बस डायरेक्टली जीरो आएगी। ठीक है, अब चलते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसमें, है ना। तो 29th क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। द इनइक्वालिटी ए डॉट बी वेक्टर इनइक्वालिटी है, ठीक है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस, ठीक है, इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्या ये ट्रू है? नो, इट्स फॉल्स। तो ये फॉल्स है अपने पास आंसर इसका, ठीक है। इसके साथ का मैं नोट दे रहा हूं ताकि आप वो याद रख लीजिए। सी ऑन द स्क्रीन, द नोट इज ए डॉट बी मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस। दिस इज काउची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड ए प्लस बी मॉडुलस is less than or equal to a modulus plus b modulus. This is your triangle inequality. तो नोट पे ध्यान दीजिए आप। अब चलते हैं इसमें, ये था 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30th क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसकी ये क्या आंसर होगा? इसमें उसने आपको ये चीज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन गिवन है ऊपर। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। वो कह रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। इसकी जो ट्रू, ये तो फॉल्स ही है फिर, ठीक है। जो एक्चुअल होता है वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये ट्रू होता है और ये इसका पार्ट गलत है। तो यहाँ 30th क्वेश्चन में ये हमारे पास दो मैंने आपको इसके रूप दिए हैं। 31st क्वेश्चन देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में से क्वेश्चन आ गया। इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x देन y बिलोंग्स टू, y किस में बिलोंग करेगा? चार ऑप्शन इसमें आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है 0 टू पाई, सेकेंड ऑप्शन इज -1 टू 1, थर्ड ऑप्शन इज -1 टू 1 क्लोज्ड इंटरवल, सेकेंड में -1 टू 1 जो है वो ओपन इंटरवल में है, ठीक है। और डी ऑप्शन इज 0 टू पाई इन द क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सी द स्टेटमेंट एंड द आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है इसका। डायरेक्ट आंसर है तो फिर डायरेक्ट ही याद रखना है आपने, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग इसका रेंज, डोमेन और रेंज निकालें तो x विल टेक द वैल्यूज, हेयर यू हैव गिवन द फंक्शन इज cos इनवर्स ऑफ x। अब इसमें जो x है यानी कि डोमेन जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज गिवन टू बी, कहां से बिलोंग करेंगी, ये कौन से सेट में बिलोंग करेंगी? ये डोमेन ऑफ द सेट जो है दैट इज x बिलोंग्स टू फ्रॉम -1 टू 1, ठीक है। और इसकी रेंज कहां आएगी? सो y बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, ठीक। ये बातें ध्यान रखनी है। अब मैं इसको आपको याद रखने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में नोट डाल देता हूं, यानी कि फॉर्मूले डाल देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो साइन इनवर्स ऑफ x की डोमेन जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 टू 1 एंड रेंज इज -π/2 टू π/2। कोसिकेंड इनवर्स की जो है रियल नंबर में से आपको ये सेट माइनस करना पड़ेगा ओपन इंटरवल में, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 टू 1, ठीक है। और इसकी जो रेंज सेट होगा -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल में से 0 जो है आपको माइनस करनी पड़ेगी। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज है -π/2 टू π/2, ठीक है। और नॉट में जो सेकंड टेबल बनता है इसका कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, वो भी ध्यान दीजिए आप। फिर दोबारा से उसको रिफ्रेश कर लीजिए। कॉस इनवर्स ऑफ x डोमेन इज -1 टू 1 क्लोज्ड इंटरवल और जो रेंज बनेगी इसकी 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में। सीकेंड इनवर्स रियल नंबर के सेट में से आपको ओपन इंटरवल माइनस करना है -1 टू 1 का, और 0 टू पाई में से π/2 जो है वो वैल्यू जो है इसमें माइनस कर देंगे आप। कॉट इनवर्स का सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन है और रेंज जो है वो ओपन इंटरवल है 0 टू पाई। तो ये मैंने फिर समराइज करके बता दिया है आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोगों ने जब चैप्टर किया था उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में
यहाँ पर ग्राफ बना बना के उनका रेंज और डोमेन मैंने बहुत ज़्यादा समझाई थी। फिर भी अगर आप उनको दोबारा समझना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर का लिंक भी डाल दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32। ये कॉन्टिन्यूटी में से फंक्शन आ रहा है, इसमें दोबारा से आपको MCQs आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और फंक्शन है आपके पास mx square when x is less than or equal to 5 and this is 6x minus 5 when x is greater than 5। तो ये continuous है। So left hand limit is equal to right hand limit, put here 5, 25m, right hand limit is यहाँ put करेंगे 5, 30 minus 5, this is equal to 25, तो 25m is equal to 25, m is equal to 1। तो right answer जो है that is D is the right answer। 23rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट इज सी, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट की ओर। इफ y is e power log of x then you have to find out the derivative of y। तो यहाँ पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप। यू ऑलरेडी नो कि e और log जो है दे विल कैंसल टुगेदर। तो यहाँ जो y की वैल्यू है दैट विल बी x ओनली। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो dy by dx इज 1 है ना, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें आपके चॉइस बनती है थर्ड विल बी द राइट आंसर, जिसमें फर्स्ट पार्ट log x इज इक्वल टू x, b इज x e log of x, c part is 1, तो c will be your answer। अब चलते हैं 34th क्वेश्चन की ओर। इफ f dash x is equal to 0 and f double dash is positive at x equal to c, then x equal to c is a point of, चलिए अब इसको क्या बोलेंगे आप, कि जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो और सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो। तो x equal to c will be a point of minima। yes, second option is the your right answer। और यहाँ मैं आपको थोड़ा बना के बता देता हूँ। मैक्सिमा के लिए जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। अगर हम लोग मैक्सिमा का ग्राफ बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो f डैश c तो 0 चलिए है कि जिस पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा चेक कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव जो है उसी पॉइंट पे लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो पॉइंट माना जाएगा मैक्सिमा का। c विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब इसका उल्टा चलते हैं। मिनिमा के लिए डैश तो ठीक है 0 होना चाहिए, विल बी इक्वल टू 0, बट जो डबल डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा के चैप्टर में हम लोगों ने जब इसको किया था। ठीक है, तो यहां अगर डबल डेरिवेटिव 0 है देन c इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। 35th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। इफ a इज अ नॉन जीरो वेक्टर देन a क्रॉस a, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और फिर उसका मॉडुलस अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होएगा। अरे भाई, सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो 0 होता है, और 0 का फिर आप अगर मॉडुलस निकालेंगे तो 0 ही आने वाला है ना। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ओके, ये मैंने करे बगैर ही आपको बता दिया है। a क्रॉस a, ठीक है, विल बी 0। क्यों? क्योंकि a क्रॉस a जो है सेम वेक्टर के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो 0 होती है, तो उसका मॉडुलस भी फिर 0 होएगा। नाउ क्वेश्चन 36 इज गिवन। इफ a डॉट b इज 0, अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो देन एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b, बिटवीन a and b is, when a and b are non-zero vector, is pi by 2, dot product of two vector a modulus b modulus into cos of theta। तो जब 0 आ रहा है cos theta will be 0 when theta is pi by 2, तो pi by 2 is right answer, your a is the right answer। 35th क्वेश्चन की ओर 37th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि you have to maximize the value
z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है एंड फॉर द कंस्ट्रेंट्स दैट इज गिवन टू यू एज x प्लस वाई, कंस्ट्रेंट्स गिवन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो फटाफट से इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। इसके लिए फटाफट से आप जो है ना ग्राफ बना लो। ठीक है, x 0 पुट करते हैं तो y कितना हो गया 4, x 4 पुट करेंगे कैंसल तो y कितना हो जाएगा 0। वो 0 4 और 4 0 पे बनता है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, कैन यू टेल मी द ग्राफ कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है ये ग्राफ की। ठीक है, फटाफट से आप इसका रफ सा फटाफट ग्राफ बना के देख लो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 0 4 और ये हो गया 4 0। तो लाइन क्या जाएगी? ये वाली लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए अब इसको आप z वाली वैल्यू में पुट करके देख लो कितना बनता है। ठीक, तो पहले 0 4 पे निकाल के देखो z की वैल्यू कितनी आएगी। यहां 0 पुट कर रहे हैं, यहां आ गया y 4। फिर 4 0 पे पुट करके देख लो, यहां पे z की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 3 प्लस 0 12 आ गई। तो मैक्सिमा कितना आ गया? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, सो योर ए इज द राइट आंसर। दिस इज योर 37th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38। 38th क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/8। दिस इज योर 38th क्वेश्चन। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज आपके पास हैं। दिस इज 3/8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है 1/5। तो आपको ये निकालना है ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आ जाएगी P इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बस डिवाइड कर दीजिए, तो इंटरसेक्शन की 1/5 है, 3/8 से डिवाइड करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। ये आ गया 8/15। ठीक, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर है, आपको पता करना है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 39th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x4, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x5। तो कहता है ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होएगा जब इनकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट जो प्री फैक्टर होता है उसकी कॉलम्स फर्स्ट फैक्टर की रोज के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो बराबर है, अब इसका मतलब ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो चीज रह गई यानी कि फर्स्ट की रोज रह गई और बी की कॉलम्स रह गई, बस यही ए बी का ऑर्डर आ जाएगा। कितना आसान है ना, 3x5। दिस इज योर आंसर। सो राइट आंसर इज 39th क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें ऑप्शन ही दिया उसने, तो 3x5 ऑर्डर का ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसका आंसर जो बनता है। 38th क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको 40th क्वेश्चन में वो डायरेक्ट इसका फार्मूला पूछ रहा है आपका a² प्लस x² इंटू dx। तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है x इंटू a² प्लस x² बाय 2 प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस a² प्लस x² प्लस कांस्टेंट। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया है और पिछले सैंपल पेपर जो हम लोगों ने किए उसमें भी मैंने आपको बताया कि किसी भी चैप्टर में जो भी फार्मूले आपको मिलते हैं वो फार्मूले भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस मान के चलो उनको, तो है ना। तो 41st क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट ध्यान दीजिए और बिल्कुल ये तो एकदम देख के आंसर देने वाला है। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेटमेंट देखिए आप, d²y/dx², सेकेंड ऑर्डर का है, उसकी पावर जो है वो 3 है, एंड माइनस dy/dx अगेन पावर इज 3 प्लस 3y। तो एक तो देखो ये पॉलिनोमियल है
ऑर्डर कितना है इसका 2 और डिग्री कितनी है, मैक्सिमम ऑर्डर जितना बन रहा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव जो बन रहा है उसकी पावर देखो बस, तो इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो 41st का आंसर जो है दैट इज 3। आगे आ जाओ 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन में वो बोल रहा है 42nd क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू रहेगा। ठीक है, वो आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है ट्रू और फॉल्स में। 43 में आ जाते हैं, द फंक्शन द फंक्शन गिवन टू यू एज द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है, ये कॉन्टिन्यूअस होएगा। ये कॉन्टिन्यूटी का इसका ग्राफ बन जाएगा, x मॉडुलस इज कॉन्टिन्यूअस, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्योंकि पहले जब अगर x मॉडुलस का आप यहां पर वैल्यूज लें तो x पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बनता है ना इसका। कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो 0 0 ही आएगी दोनों के ऊपर, तो कॉन्टिन्यूअस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके देखो, पहले वाले में +1 आएगी, दूसरे वाले में -1 आ जाएगी, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है। सो दिस इज योर 43rd क्वेश्चन। नाउ 44th क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x। e पावर 2x का डेरिवेटिव कह रहा है वो, क्या होएगा? तो डेरिवेटिव करके देख लो ना एक बार। 44 क्वेश्चन में d बाय dx ऑफ e पावर 2x, दिस इज 2 इंटू e पावर 2x। तो लेकिन वो कह रहा है कि e पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो वो कह रहा है वो फॉल्स है। इसका ये वाला आंसर जो है वो ट्रू है। ठीक है, ये वाला आंसर जो होगा, लेकिन वो जो आंसर दे रहा है वो फॉल्स है। 45th क्वेश्चन में वो इंटीग्रेशन कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स सी, प्लस साइन एक्स प्लस अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ट्रू है जो वो अपने को स्टेटमेंट में दे रहा है, यानी कि जो उसने आंसर दिया वो दे रहा है cos x का इंटीग्रेशन इज प्लस साइन एक्स, तो ये ट्रू है। 46th क्वेश्चन में यहां ट्रू है इसका आंसर। 46th क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट में d² y ओवर dx² पावर 3 प्लस dy बाई dx प्लस 3y dy बाई dx की पावर भी 3 है, तो डिग्री तो 3 आएगी इसकी। ऑर्डर कितना होएगा? ऑर्डर डबल टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, और ऑर्डर इसका 2 और डिग्री इसकी 3। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, है ना, पर यहां तो डबल है, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट में, है ना, यहां तो 2 है, क्योंकि 2 बार पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, तो कितनी बार टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है वो उसका ऑर्डर है। तो यहाँ 3 नहीं है, दैट मीन उसका आंसर जो है वो फॉल्स है। और अगर देखा जाए तो अगर आप इसमें से ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर 2 है, ठीक है, और डिग्री जो है वो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देख लीजिए कितनी है। चलिए अब करते हैं हम लोग, 46 हो गया, 47 पे आ जाइए। इफ एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए एंड बी, ठीक, कहते हैं ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू ए एंड बी, क्या मतलब है? यहां एक फिगर बना के देखते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी। अब जो ए वेक्टर है ये दोनों कुछ और भी हो सकते हैं, तो इनके पैरेलल नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट पैरेलल टू ए और बी, इन दोनों के पैरेलल नहीं होता ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना कि जो वो कह रहा है वो फॉल्स है, राइट। आगे चलते हैं। ये था हमारे पास 47। अब चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन हमें कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। नो, इट इज फॉल्स। दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हों तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 0 नहीं होता, सो इट्स फॉल्स। तो फिर होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज योर 48 क्वेश्चन। दिस इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है, ये होता है, जीरो नहीं होता, तो उसका आंसर फॉल्स हुआ फिर। सो 49th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x5, तो वो कह रहा है कि बी डैश ए डैश का ऑर्डर पता करिए कितना होएगा। ठीक, सबसे पहले फटाफट से ए डैश कर लो, इसका मतलब होता है रोज और कॉलम्स को चेंज करना, तो ए डैश का ऑर्डर हो जाएगा 3x2 और बी डैश का ऑर्डर हो जाएगा 5x3। तो बी डैश ए डैश निकालना है हमने, ठीक है, बी डैश का ऑर्डर कितना है 5x3, ए डैश का कितना है 3x2। ठीक, अब फर्स्ट जो प्री फैक्टर है उसकी कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर होनी चाहिए, तो आ गई ना। अब जो बाकी बचा यानी कि प्री फैक्टर की रोज और पोस्ट फैक्टर की कॉलम्स, बस वही उसका ऑर्डर आएगा, तो बी डैश ए डैश का ऑर्डर आएगा 5x2, तो 5x2 इज योर फर्स्ट चॉइस, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 49th हो गया, अब चलते हैं 50th पार्ट की ओर। ये भी मैट्रिक्स में से ही है, दो डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, x1, ठीक है, और 1x, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 0 8 4। अब वो कह रहा है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो फटाफट से यहां सॉल्व कर देते हैं। x² - 1 इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 9, दिस मीन्स x इज इक्वल टू ±3। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो +3 ले रहा है, तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज 50th क्वेश्चन। नाउ 51st क्वेश्चन में भी आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही है, तो 51st क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, देन y बिलोंग्स टू व्हाट, ये दो मैट्रिक्स आपके बराबर गिवन है 2x + y 0 5x, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है 5 0 5 3। ठीक, तो कहता है x क्या होएगा, y क्या होगा। देखिए यहाँ दोनों मैट्रिक्स बराबर है ना, तो एलिमेंट बराबर रहेंगे, तो x की वैल्यू तो आ गई 3, और 2x जब हम लोग कंपेयर करेंगे, दो मैट्रिसेस आर इक्वल, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। x की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितने आ जाएगी 6 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -6, 5 - 6 आ जाएगा, y -1 आ गया, तो our C is the right answer. So this is your 51st question. Now see the 52nd question. तो 52nd क्वेश्चन में आपको बोल रहा है वो a + b इज इक्वल टू c, और b और c का जो ऑर्डर है वो 5x5 है, इसका भी 5x5 है। अरे भाई बिल्कुल आसान है, दो मैट्रिसेस जुड़ती कब है, हमको कब जोड़ सकते हैं, जब उनमें रोज और कॉलम बराबर हो, यानी कि एग्जैक्टली सेम ऑर्डर हो, है ना। तो इसका भी सेम ऑर्डर रहेगा, तो ए का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए 5x5 ही होएगा फिर ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है ए इज द राइट आंसर। 53rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू सी, अब दोनों की मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया, ए बी इज इक्वल टू सी एंड बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ 2x5, ये 2x5 ऑर्डर की है और ये 5x5 ऑर्डर की है रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज, अब ध्यान दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है ना, जब इसकी कॉलम, मान लीजिए ये m क्रॉस n है, जब इसकी कॉलम इसके रो के बराबर हो, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, आंसर में क्या बचता है, आंसर में बचता है प्री फैक्टर का रोज और पोस्ट फैक्टर की कॉलम्स, तो ये क्या हुआ फिर, ये m ही हुआ फिर, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो a का ऑर्डर कितना आ गया 5x2, तो 5x2 में सेकंड पार्ट बी पार्ट इज योर राइट आंसर। ऑर्डर ऑफ ए इज 2x3 एंड ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज 3x5, तो ए बी का ऑर्डर कितना होएगा, ये बराबर होना चाहिए। हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जो चीज अब लेफ्ट होती है फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम्स, बस वही ऑर्डर आ जाएगा, तो ऑर्डर कितना आएगा 2x5, ठीक है। सो अवर बी इज द राइट आंसर। सिमिलरली 55th क्वेश्चन भी ऑर्डर का ही है, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 4x3, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज 3x5, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज, हाँ क्या होएगा, ये दोनों बराबर हैं तो 4x5 आ जाएगा, ये भी सेम क्वेश्चन।
56 क्वेश्चन करते हैं। इफ A is a square matrix of order 4 cross 4 and determinant of A is 3, then adjoint of A is adjoint of A, ठीक है, मैट्रिक्स का किसके बराबर होगा। तो यहां आपको ये फार्मूला याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना वो उसके डिटर्मिनेंट की n माइनस वन पावर होता है। एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की n माइनस वन पावर। n क्या है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, n क्रॉस n, ठीक है। अब इसने गिवन क्या है हमें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 4, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक। डिटर्मिनेंट कितना दिया है 3, बस यहां पुट कर दो फिर। तो एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मॉडुलस दिस इज गिवन बाय 3 पावर 3, ठीक है। n की वैल्यू 4 है ना, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट 3 है, तो 3 पावर 3 जो आएगा दैट इज योर 27। तो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स का मॉडुलस का डिटर्मिनेंट, सॉरी दिस इज डिटर्मिनेंट, दिस इज नॉट मॉडुलस। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा वो ये फार्मूला है कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की जो n माइनस वन पावर होगी, n इज द ऑर्डर, उसमें से एक माइनस करिए और डिटर्मिनेंट को बेस बनाइए, पावर करके देखो जितना आएगा वो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा। सो दिस इज योर 27 आंसर। नेक्स्ट, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। सो 57th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स इज गिवन टू यू एज 2 5 1 माइनस 2 और वो इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो डिटर्मिनेंट इज -4 -5, दिस इज -9 और ए इज द राइट आंसर। 58th क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज दिस, देन एडजॉइंट ऑफ ए, उसी तरह का वही क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो ए डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1, यहाँ ए डिटर्मिनेंट कितना गिवन है आपको 3 और ऑर्डर कितना है वो भी 3, तो 3 माइनस 1 2, तो 3 पावर 2 इज 9, सो बी इज द राइट आंसर। 59th क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एंटिटीज ए आई जे, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3, यानी कि i की वैल्यू जो है वो 1 to 2 और j की वैल्यू 1 to 3 है, सच दैट ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, यानी कि वही एंटिटीज, वही जो पोजीशन है वही i प्लस जे उनका एलिमेंट है, तो पोजीशन को जोड़ दो वो एलिमेंट बन जाएगा। तो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, देन ए 1 1 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट होगा इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 2 एलिमेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा 59th क्वेश्चन। 58th में देखो इसका आंसर जो आएगा A11 is 2। 60th क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वही आ गया क्वेश्चन दोबारा से 60th क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो ए डिटर्मिनेंट n-1, ए डिटर्मिनेंट अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 और ऑर्डर जो है 3, तो 3 - 1 2 आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया 25, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 25 आ जाएगा। तो 61 क्वेश्चन में, 60 मैंने यहाँ करवा दिया आपको, 61 जो है उसमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 5, बड़ा आसान है, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो 2 3 1 5 मीन्स 5 × 2 -3, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ये 61। 62 पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन में इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 × 4, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, तो ए डैश कितना हो जाएगा 4 × 3, तो ये आंसर आ गया। 63 में चलते हैं। इफ फॉर ए मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू ए, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ट्रू है। फिर 64th क्वेश्चन में, 64th क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू -a, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। ये 64th हो गया। 65th की तरफ चलते हैं। इफ फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो 65th में ये ट्रू है।
ठीक है, ए एंड बी आर, क्या कह रहा है कि अगर ए बी बी ए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए और ए इज द इनवर्स ऑफ बी, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, तो ट्रू है। 66th क्वेश्चन देखिए, जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी मतलब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो फिर ये जीरो मैट्रिक्स है। इसका यही फीचर है जीरो मैट्रिक्स का। 67th क्वेश्चन की चलते हैं। 67th क्वेश्चन कह रहा है हमें इफ द ऑर्डर ऑफ A matrix is 3 cross 4, B is 4 cross 7, then order of AB is 3 cross 7. ठीक है, 68th क्वेश्चन में ये ऑर्डर वाले तो काफी कर लिया हम लोगों ने। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 cross 5, then number of elements in A are, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। 68th क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम लोग, 68th क्वेश्चन। ठीक है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 4 cross 5, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भाई, दोनों ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो आप, 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास, 20 एलिमेंट्स। ठीक है, 69th क्वेश्चन, अगेन कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एफ एक्स आपको गिवन है के एक्स प्लस 1, 3x माइनस 5, दिस इज योर x इज लेस देन 5 एंड दिस इज x ग्रेटर देन 5। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, तो यहां भर दो बस फिर 5k प्लस 1 x की जगह पे पुट कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये राइट हैंड लिमिट हो गई। ठीक है, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 9/5, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर। 69 और 17 यहां आपको स्टेटमेंट गिवन है sin 2x over 3x m minus 1 x is not equal to 0 and x equal to 0 is continuous. What is the value of m? ठीक है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसकी ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin 2x over 3x this is equal to m minus 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब जितना एंगल है उतना ही अगर नीचे हो, तो यहां 2x है तो सबसे पहले इसको 2x बना लेते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 2x, ये 3 मैंने अलग कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया और 3 ये एज इट इज रखा ये वाला, और किसके बराबर है m माइनस 1, तो इतना क्या हो गया, दिस इज 1, क्या बचा हमारे पास 2/3, दिस इज इक्वल टू m माइनस 1। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, अब 2/3 इधर ले आते हैं 1 को, तो ये आ गया 5/3, तो m इज योर 5/3, दिस इज राइट आंसर, d इज द राइट आंसर। ठीक है, 70th ये हो गया था 70th क्वेश्चन। 71st क्वेश्चन में वो कह रहा है आपको कि अगर y की वैल्यू जो है वो log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, तो डेरिवेटिव क्या होएगा फिर इसका, ये होगा हमारे पास डेरिवेटिव, फटाफट से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का करेंगे अंदर तो ये हो गया 2x। ठीक है, 2 विल गेट कैंसल्ड, इसका एलसीएम लेंगे वो तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचा सिर्फ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। 72nd question, he is given the statement as, see on your screen, if fx is x cube minus 8 over x minus 2, x is not equal to 2 when it is k when x is equal to k, और यहाँ उसने दिया है कि ये continuous है, तो k की वैल्यू हमें पता करनी है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, द वैल्यू ऑफ k इज इन फर्स्ट ऑप्शन 8,
सेकंड ऑप्शन 2, सी इज 6 एंड डी ऑप्शन इज योर 12। ठीक है, तो इनमें से हमें देखना है। तो फटाफट से आप लिमिट ले लीजिए, x अप्रोचेज टू 2 क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है, दिस इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, इनको बराबर करिए आप, और x क्यूब माइनस 8 इसको ऐसा कर लीजिए, x क्यूब माइनस 2 क्यूब, x अप्रोचेज टू 2, x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू k, f2 इज k। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, x माइनस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, और यहां आएगा x माइनस 2, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, और यहां हमें लिमिट पुट करनी है। तो ये आएगा हमारे पास, लिमिट पुट करते हैं क्योंकि अब तो ये नीचे जीरो खत्म हो चुकी है, 4 प्लस 4 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू k, सो द वैल्यू ऑफ k इज 12। ये मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ, पता होगा आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, और ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया नीचे, और इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। तो ये था हमारा 72nd क्वेश्चन। 73rd क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन में नजर आ रही है, उसमें आपको द वैल्यू ऑफ x इज 280 एंड y इज 80 स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो y की वैल्यू यहाँ 280 स्क्वायर है, तो 80 स्क्वायर का हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा 280। ठीक है, और x की जो वैल्यू है दैट इज 280, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 2a आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आंसर 2, सेकंड में 2a, थर्ड में 280, और फोर्थ ऑप्शन में t आंसर। तो दिस इज आवर फोर्थ ऑप्शन। 74th क्वेश्चन में यहां गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन y15 इज इक्वल टू, y15 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले y1 निकाल लीजिए, y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर दिया है तो 2x हो गया, तो y15 का मतलब है पुट इन द वैल्यू हेयर, पुट वैल्यू ऑफ x इज 5, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट x इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 10 इज आवर आंसर। ठीक, 75th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 75th क्वेश्चन में हमें कह रहा है y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो डेरिवेटिव बताइए आप, क्या इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 0 होगा? नहीं भाई, 0 नहीं होगा, ये फॉल्स है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 10 आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। 76th क्वेश्चन में देखिए, y इज इक्वल टू 500। ठीक है, 76 क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू 500, तो dy बाई डी एक्स कितना आना चाहिए? 0, तो ये ट्रू है। 77th क्वेश्चन में यहां इसका आंसर जो है dy बाई डी एक्स 0, ये ट्रू है। 77th क्वेश्चन में आ जाते हैं, y टेंजेंट x है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x आएगा? नहीं, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो साइन x दे रखा उसने, फॉल्स है। 78th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कॉट x, तो डेरिवेटिव बता रहा है लॉग ऑफ कॉस x, ये भी गलत है, फॉल्स है। कॉट है ना, कॉस का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो लॉग कॉस x नहीं होता उसका। ठीक है, ये भी फॉल्स है। 79th क्वेश्चन में टेंजेंट ऑफ 2x, और इसका डेरिवेटिव कह रहा है कि क्या ये होगा सीकेंट स्क्वायर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये 79 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक 80th क्वेश्चन भी मैं साथ में करवा देता हूं आपको। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है ये 80th क्वेश्चन में, कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी ट्रू है। ठीक है,
और हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डेरिवेटिव होगा, ये फॉल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने आपको ना एक 80 क्वेश्चंस मैंने एक कैप्सूल तैयार कर दिया है आपको। अगर आप ये क्वेश्चंस और इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे अगर आप इनकी ट्राई कर लेते हैं और मेरे साथ में इंटरेक्टिव रहिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना रिस्पॉन्स भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखिए जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करेंगे ना, उतना ही आप और स्टूडेंट्स का जिनके पास अप्रोच नहीं है ट्यूशन रखने की, उनका भी भला करोगे। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमारे लाइक देने का या हमारे सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का क्या मतलब, इसका क्या लिंक हुआ लाइक करने का? क्या मैं आपके चलो इस लेक्चर को हम लोग लाइक कर देते हैं तो और बच्चों का भला कैसे होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे ही आप मेरे चैनल को, मेरे लेक्चर को लाइक करते हैं, यूट्यूब वाले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देख के ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फिर सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के आगे। ठीक है, बाकी लोग अभी तक जिनके, जो ऐसे बच्चे जिनको अभी तक भी कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, उनके कोई ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं कि वो ट्यूशन्स नहीं रख पा रहे हैं, और फिर भी मेरा जो चैनल है, मैं इसी मोटो से चल रहा हूँ कि आप सब बच्चों का भला हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो YouTube अपने आप से इसकी सेल्फ प्रोग्रामिंग से ही वो बाकी स्टूडेंट्स को भी ये चैनल सजेस्ट करने लग जाएगा। तो उनके सामने जब आएगा तो वो मेरे लेक्चर का, मेरे पढ़ाए हुए का फ़ायदा ले लेंगे। तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे और जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आप वास्तव में भला कर रहे हो। आप वास्तव में ऐसा समझिए कि दान कर रहे हो, ऐसा दान कि जो आप भला करोगे तो डेफिनेटली सोच के देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपको भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपने करे होंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग तैयारी फुल करके जाते हैं, करके कौन सा क्वेश्चन आते हैं, है ना, मतलब तैयार करके कोई और क्वेश्चन जाते हैं और कोई और जाता है, तो वो होता है कई बार यार दिन ही खराब था, है ना। तो यहाँ जब आप बच्चों का भला करोगे, दूसरों का भला करोगे, तो आपका भला होने वाला है। ठीक है, तो ये एक कैप्सूल मैंने आपको 80 क्वेश्चंस का एक कैप्सूल दिया है। वेट फॉर माय नेक्स्ट कैप्सूल, जिसमें मैं आपको इतने ही क्वेश्चंस, लगभग 80, 90 या 100 के लगभग और क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कैप्सूल की ओर।